सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या एसपीडी को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट्स अ ब्रेन कंडीशन जिसमें कि एक इंडिविजुअल को जब वो अपने सराउंडिंग से सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है तो कैसे उसका ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड करता है, कैसे उसको सेल्फ रेगुलेट करता है। और ये ट्रबल जो है ये बहुत शदीद होती है, इस वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ रही थी, किसी को कम प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इसके कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं। और इसमें इस कंडीशन के काइंड्स होती हैं, जैसे कुछ हाइपर होते हैं, कुछ हाइपो होते हैं। लाइक जो हाइपर होते हैं वो ओवर रिएक्टिव होते हैं, जैसे उनको सेंसरी स्टिमुलस मिलता है ब्रेन में इन्वायरमेंट से, तो वो रिएक्शन ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से रोना, चीखना, टेंट्रम थ्रो करना। ये लोग बचपन से ही बहुत क्रैंकी होते हैं और अगर इनकी आइडेंटिफाई कर ली जाए ये प्रॉब्लम, तो आगे जाके जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है ये प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है। और सिवियरिटी से पहले इसको अगर ट्रीट कर लिया जाए तो वो बहुत बेहतर हो जाता है। जो दूसरी कंडीशन है वो होती है हाइपो सेंसिटिविटी, यानी कि जो लोग अंडर सेंसिटिव होते हैं वो सेंसरी सीकर्स होते हैं और वो सराउंडिंग से सेंसरी स्टिमुलेशन को सीख करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। उनके अंदर इस चीज़ की कमी होती है, वो कडलिंग को पसंद करते हैं, वो ऊंची आवाज़ों को पसंद करते हैं। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसमें कौन हमारी हेल्प कर सकता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो देखिए। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़े, आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन मुश्ताक, एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, और वेलकम टू SLP अवेयरनेस ड्राइव। पिछला जो टॉपिक था हमारा सेंसरी इश्यूज़ के बारे में था और मैंने आपको सेंसरी इश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया था कि वो किस तरह से ब्रेन में वर्क करता है और सेंसरी प्ले जो है वो ब्रेन की डेवलपमेंट में, ख़ासकर क्रिटिकल एज में क्या रोल प्ले अदा करता है। थोड़ा सा मुश्किल था पिछला टॉपिक, पेरेंट्स को मैंने गौर किया, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। जो कॉल्स और ईमेल्स में रिसीव करती हूँ उससे मुझे आइडिया हो जाता है। मोस्टली पेरेंट्स, ऑलमोस्ट 90% पेरेंट्स जो हैं उनको सेंसरी इश्यूज़ के बारे में या सेंसरी स्टिमुलेशन के बारे में, उनको ये वर्ड भी उनके लिए बिल्कुल नया है। तो मैं समझती हूँ कि इस पर मज़ीद रोशनी डालनी पड़ेगी कि ताकि, क्योंकि हम जब अपने बच्चों को लेकर आते हैं स्पीच थेरेपी के लिए तो अमूमन पेरेंट्स जो हैं वो उनसे मैं जब पूछती हूँ सवाल तो वो मुझे प्रॉपर तरीके से उसके बारे में बता नहीं पाते। अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या आपके बच्चे के कोई सेंसरी इश्यूज़ हैं, क्या वो टेक्सचर से स्टिमुलेशन ले रहा है, या वो हेयरिंग से उसकी कुछ ओवर सेंसिटिविटी है, या अगर वो टेढ़ा देख रहा है या एक कॉर्नर पे देख रहा है आंखों से, तो आपको कोई आइडिया है कि ये किस वजह से देख रहा है। तो उनको इस बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। एज अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट मैं समझती हूँ कि अगर हम बच्चे के सेंसरी, जिसको हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं, अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर लें पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स, और उसको आइडेंटिफाई कर लें अर्ली ईयर्स में कि वो प्रॉब्लम बच्चों के अंदर है कि नहीं है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं वो इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। गो कि ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज जो है वो इसकी होनी चाहिए और पेरेंट्स को भी होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चों में ये इशू है, तो वो उस पर फोकस करेंगे और ख़ुद भी सीखेंगे करना। और मेरा मकसद भी वीडियो बनाने का यही है कि मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम करना शुरू कर दें, या ऐसा स्पीच थेरेपिस्ट मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम करना शुरू कर दूं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ इस वीडियो में कि जब स्पीच थेरेपी के लिए आप लेकर आते हैं और साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो रही होती है, तो उसके इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है स्पीच थेरेपी पे, और बच्चे की लर्निंग बूस्ट हो जाती है और उसकी बिहेवियर के इश्यूज़ भी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो हम भी अपना टारगेट अच्छे से अचीव कर सकते हैं, और पेरेंट्स को भी जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चों के ऊपर, उनको भी पता चलता है कि हाँ ये फ़र्क आ रहा है। तो व्यूअर्स, जो 5 सेंसेस हमने लास्ट टाइम जिसको हाईलाइट किया था वो थे सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टेस्ट, टच और हेयरिंग। ये जो 5 सेंसेस होते हैं इनकी अंडर स्टिमुलेशन या ओवर स्टिमुलेशन बच्चे को अफेक्ट करती है, उसकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 और सेंसेस होती हैं जिनको हम ज़रूर फोकस में रखते हैं अपने, क्या इन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। वो हर एक में होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे हाइपर हो जाते हैं, हाइपो हो जाते हैं, कुछ हाइपर हो जाते हैं।
और इन वो सेंसेस जो हैं उसमें सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि बॉडी की पोजीशन, बच्चे की को अपनी बॉडी की पोजीशन जो है ना उसमें प्रॉब्लम होती है, या सेंस ऑफ वेस्टिबुलर कहते हैं उसको, जिसमें बच्चे को मूवमेंट जो है ना उसमें इशू होता है, लाइक वो चलने में और वॉक करने में उसकी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं ना उसमें वो इशू कर रहा होता है। और इसके अलावा एक और सेंस है सेंस ऑफ इंट्रासेप्शन। इंट्रासेप्शन का मतलब ये है कि बच्चे को इंटरनल बॉडी के इंटरनल जो पेन्स हैं और इंटरनल मूवमेंट जो है ना उसके बारे में, जिसमें हम गट मूवमेंट को कह सकते हैं, स्लीप साइकिल को कह सकते हैं, कि बच्चा अपने अंदर से जो प्रेशर होता है बॉडी का उसको फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उसको वो उसका पेट भर गया है, सेटिस्फाई हो गया है कि नहीं। लाइक बच्चे की जो स्लीप साइकिल है, बच्चे को ये नहीं पता चल रहा कि अब रात हो गई है, मुझे सोना चाहिए, मुझे नींद आई है, और या अब मैं थक गया हूँ, मैं बहुत देर से खड़ा हूँ, मुझे बैठ जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं सेंस ऑफ इंट्रोसेप्शन। इसमें बच्चे को अमूमन ये प्रॉब्लम ऑटिस्टिक बच्चों में होती है कि वो फील नहीं कर पा रहे होते। तो पेरेंट्स के ज़रिए हमें ये बातें मुख्तलिफ़ किस्म की पता चलती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो कि रोटी नहीं च्यू करता, चबाता नहीं है, और पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको ब्लेंड करके या तोड़ के बारीक बारीक किसी मतलब सूप में या उसको नरम करके रोटी दे देते हैं, और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये इसको चबा के नहीं खा रहा तो कोई मसला नहीं। लेकिन पेरेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि उसको सेंस ऑफ टेस्ट की या प्रॉब्लम है कि वो रोटी को टेस्ट नहीं कर रहा और उसके टेस्ट को पसंद नहीं कर रहा, या हाइपर सेंसिटिव है, उसकी हार्डनेस, सब बच्चे क्रंची और क्रिस्पी चीज़ें खाना पसंद कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्रिस्पी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगा रहे होते। इसी तरह कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट जेली टाइप चीज़ों को पसंद करते हैं, और वो कहते हैं कि बस हमें सॉफ्ट चीज़ें ही दी जाएँ, जैसे नरम ग़िज़ा दी जाए। तो इस तरह के बच्चे भी होते हैं। कुछ बच्चे मतलब बच्चे पिकी ईटर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके सेंस ऑफ टेस्ट में इशू होता है, या फिर सेंस ऑफ टच का आप जैसे कर लें कि कुछ हम भी फील करते हैं कि अगर हमारे कपड़ों के पीछे टैग लगा हुआ हो तो हम कहते हैं पहले टैग उतारें उसके बाद कपड़े पहनने के, एक मतलब इसकी सेंसिटिविटी होती है। तो ये चीज़ें जो है ना इंडिकेशन होती हैं बेसिकली। अगर किसी बच्चे में इस तरह का इशू है कि वो सॉक्स नहीं पहन रहा और नंगे पाँव चलना चाह रहा है, जूते नहीं पहन रहा, या स्पेसिफिक जूते पहनता है, किसी भी इवेंट पे कोई भी कहीं पे भी जाएं वो ख़ास किस्म के जूते पहन रहा है, तो इसका मतलब ये कि इसको सेंस ऑफ टच में इशू है, टेक्सचर से इशू है उसको। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हेयर ब्रश नहीं करवाते, हेयर कट नहीं करवाते, नेल कटिंग नहीं करवाते, उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी मतलब सेंसरी इशू है। तो इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने का पेरेंट्स को सोचना चाहिए, और इनको इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें ऑटिज़म ख़ासकर ऐसा है इशू जो लाइफ लॉन्ग होता है, उस कंडीशन में आपको लाजमी लेनी पड़ती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपको इसमें बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद ये कि पेरेंट्स को एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो ओटी की तरफ जाएंगे। फिर इसी तरह से सेंस ऑफ स्मेल होता है। समटाइम्स बच्चे आते हैं वो आपको स्मेल कर रहे होते हैं, या बच्चे किसी को कोई फूड की स्मेल से, यानी कि पहले खाने से पहले वो स्मेल करते हैं, और अगर उनको खाने की स्मेल पसंद नहीं आती, जैम है या बिस्किट है या एप्पल है, कोई भी चीज़ है, पहले उसको स्मेल करेंगे, स्मेल के बाद वो खा लेंगे या फिर छोड़ देंगे। तो उसकी वजह से भी, जैसे मेरे पास एक बच्चा आता था तो वो सोप की स्मेल उसको बहुत पसंद थी, तो वो सोप की स्मेल से वो स्टिमुलेशन लेता था और वो रिलैक्स फील करता था। तो उसके लिए भी जो समझें कि होते हैं ओटीज़ जो होते हैं, उन्होंने स्मेलिंग बॉटल्स बनाई होती हैं डिफरेंट स्मेल्स की, और वो उससे चेक करते हैं कि बच्चे जो है वो हाइपर हैं या हाइपो हैं। तो ये इश्यूज़ जो हैं मतलब बहुत कॉमनली पाए जा रहे हैं, ख़ासकर ऑटिस्टिक बच्चों में। लेकिन और भी डेवलपमेंटल डिलेज़ में समटाइम उसको हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं, यानी एसपीडी। और अगर एसपीडी है आपके बच्चे को और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं टाइम पे, तो आप जितनी भी स्पीच थेरेपी करवा लें, आपके बच्चे के अंदर वो इम्प्रूवमेंट, वो प्रोग्रेस नहीं आएगी जो ओटी के साथ आनी चाहिए थी। और उसको आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक एज अ प्रोफेशनल मैं समझती हूँ कि ये हमारी मतलब इंतहाई ज़रूरी है एक प्रोफेशनल के लिए, ये आइडेंटिफाई करना कि इस बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, और फिर उसको रेफ़र करना इस एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास। ये एक बहुत ज़रूरी काम है। तो सेंसरी प्लेस के बारे में मैंने आपको बताया था, इंशाल्लाह ताला उस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन आज के जो वीडियो है, जैसे उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुख्तलिफ़ सेंसेस किस तरह से
बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक हेयरिंग के सेंस है। अब मेरे पास एक पेरेंट आई, वो कहती है मेरा बच्चा हर चीज़ फेंकता है, हर चीज़ फेंकता है, उसका ये बिहेवियर है, उसका ये बिहेवियर है। अच्छा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन तो हमने करनी है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि वो बिहेवियर असल में इसलिए था कि वो बच्चा उस चीज़ को फेंक के उसकी आवाज़ को सुनता था और उसको सेंस ऑफ हेयरिंग में इशू था, उसकी वो उसको स्टिमुलेट करता था, वो समझें कि उसकी आवाज़, गिरने की जो आवाज़ थी वो उसको अच्छी लगती थी और वो हाइपो था तो वो उसको एंजॉय करता था। तो उसकी इस नीड को पूरा करना, उसका फ़ायदा ये होगा कि उससे बच्चे की ब्रेन की एक्टिविटीज़ तेज़ हो जाएगी और वो लर्निंग बेहतर हो जाएगी। तो हम उसको बिहेवियर में ले रहे हैं कि ये मतलब इसका ये बिहेवियर है कि वो चीज़ों को फेंकता है, ठीक है ना। हालांकि ये जो बिहेवियर है ना, बेसिकली अगर इसको ओटी के उसमें लिया जाए तो ये उसकी बिहेवियर भी इम्प्रूव कर जाएगा और उसकी बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव कर जाएंगी। लाइक कुछ बच्चे होते हैं, आप फंक्शन में उनको लेके जाते हैं, वहाँ पे गाने चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रही है ऊंची आवाज़ में, तो वो कान बंद करने लग जाते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो हाइपर सेंसिटिव है, उनकी हेयरिंग जो है वो हाइपर सेंसिटिव है। अब पेरेंट्स को ये बात पता ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं रहते कि वो अपने बच्चे को किसी फंक्शन पे ले जा सकें, क्योंकि वो रोना और टेंट्रम थ्रो करना शुरू कर देते हैं। और क्योस में या शोर में कहीं पे अगर घर में भी कुछ 4-10 मेहमान एक्स्ट्रा आ गए हैं और घर भरा हुआ है तो वो परेशान हो जाएंगे और एक कोने में चले जाएंगे। वो हाइपर हुए हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो हियरिंग है उसमें एक्स्ट्रा स्टिमुलस अगर आप दे रहे हैं, मतलब उनकी ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे इर्द गिर्द की जितनी भी इन्वायरमेंट्स हैं, कहीं पे वैक्यूम चल रहा है, कहीं पे गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ है, बर्ड्स बोल रही हैं, मैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। हेयरिंग जो है उसमें नॉर्मल हेयरिंग जो होती है उसमें हम ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके एक चीज़ को फोकस कर लेते हैं। लेकिन इन बच्चों का फोकस इसलिए डेवलप नहीं होता, इनकी अटेंशन इसलिए बेहतर नहीं हो पा रही होती क्योंकि इनकी हेयरिंग हाइपर होती है, बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलस होती है और ये हर चीज़ को बहुत ओवरलोड आ रहा होता है। तो उसको कम करने के लिए भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं। उनके पास आई थिंक कोई अपने हेडफोन्स होते हैं और वो आप खुद ट्राई नहीं करना, आपने ज़ाहिर बात है, मेरा मकसद ये आपको बताना नहीं है कि आपने कैसे करना है। उनको आप किसी प्रोफेशनल हेल्प के ज़रिए उन पर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बेहतरी की तरफ आएगी। आप सेशंस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। फिर इसके अलावा ये कि देखें, जब बच्चे को हम उनकी सेंसेस पे काम करेंगे, जिसको SPD है, यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, उस पर अगर हम जब काम करेंगे तो उस बच्चे का अटेंशन और फोकस बेहतर हो जाएगा। तो हम जब एज अ स्पीच थेरेपिस्ट मैं किसी पे काम करती हूँ तो मैं पहले उसकी अटेंशन और फोकस को डेवलप करती हूँ, तब उसकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होती है। लाइक अगर आपने उसकी अटेंशन पे काम नहीं किया तो वो कैसे आपकी बात सुनेगा, कैसे टेबल पे बैठ के जो मैं डिस्प्ले कर रही हूँ चीज़ें या मैं जो सिखाना चाह रही हूँ वो सीखेगा। तो इसलिए उसकी हेयरिंग जो है ना इतनी हाइपर है और सपोज़ वो कोई भी शोर की आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सक रहा और उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है और वो सिट नहीं कर रहा, वो समझ नहीं रहा चीज़ों को और वो इरिटेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर ऐसी सिचुएशन है, पहले बच्चे को उन चीज़ों को सेटल करना पड़ता है और उसके बाद उसको स्पीच और लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मतलब पेरेंट्स को पता होनी बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको सेंसरी प्लेस के बारे में भी बताऊंगी और कुछ ऐसी एक चेकलिस्ट बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे साइंस होते हैं या कुछ ऐसे चेकलिस्ट होती हैं, देख सकते हैं आप एक्टिविटीज़ जो बच्चे जो हैं जो शो करते हैं कि उनको सेंसरी इश्यूज़ हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी कि टैग्स वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, उनसे वो तंग होंगे। इस तरह से समटाइम्स ऑटिस्टिक बच्चे वो वॉक सीधा नहीं कर रहे होते, तो आपको पता है कि जो बच्चे वॉक सीधे नहीं कर रहे बेसिकली उनको बॉडी पोजीशन का इशू हो रहा होता है, जिसको मैंने आपको बताया था कि प्रोप्रियोसेप्शन का। तो उनको जो ग्रेविटी की जो फीलिंग है ना, जो हमें होती है कि हम वॉक कर रहे हैं स्ट्रेट और हमारी बॉडी को नीचे पुल कर रही है ग्रेविटी, ये एक जो हमें रिलैक्समेंट है, हमारी बॉडी को हमें बॉडी का वेट जो फील हो रहा है ज़मीन के ऊपर, ये उन्हें फील नहीं हो रहा होता। सपोज उन्हें लग रहा होता है कि मैं एयर में हूँ और मैं ज़मीन पे पाँव नहीं रखे हुए, तो वो समटाइम्स सही वॉक नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए भी OT जो है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मुख्तलिफ वेट बेरिंग वाली जैकेट्स पहनाते हैं और कुछ तरह से एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे बच्चे की ना मतलब बॉडी पोजीशन बेहतर हो जाती है और उसकी मूवमेंट बेहतर हो जाती है। तो समटाइम्स पेरेंट्स आते हैं कि वो कहते हैं हमारा बच्चा 5-6 साल का हो गया और अभी तक पैम्पर पर है और
उसको मतलब वॉशरूम जाने की ट्रेनिंग हमने बहुत दी है, तो आप हमें ट्रेनिंग बताएं कि हम कैसे वॉशरूम के लिए ट्रेन करें। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने आपको बताया कि इंट्रोसेप्शन जो सेंस होता है वो बॉडी के अंदर अगर डेवलप हो, हाइपर सेंसिटिव हो या हाइपो सेंसिटिव हो, तो बच्चे को, ऐसे बच्चों को नहीं पता चल रहा होता कि उनके गट में उन्हें भूख लगी है, उनके मतलब उनका पेट भर गया, उन्होंने बहुत सारा खाना खा लिया, वो खाते जाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। या समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको पता है कि जब बहुत स्वीट्स हम खा लेते हैं तो हमारा क्या हाशर होता है, हमारा दिल चाहता है हम अपना मुंह जल्दी से वॉश करें, और घबराहट शुरू हो जाती है। उन्हें इस तरह की घबराहट नहीं होती है, या उन्हें अगर नींद आई है तो उन्हें ये पता नहीं चल रहा होता कि हमें नींद आई है, इसलिए उनका स्लीप साइकिल भी ख़राब होता है। वॉशरूम के लिए उनको बॉल मूवमेंट अपनी नहीं पता चल रही होती कि उनके प्रेशर आ रहा है, बाथरूम जाने की ज़रूरत है, तो वो वॉशरूम की तरफ चले जाएं, ऐसा ऐसा फील नहीं हो रहा होता उनको। तो ये सारी चीज़ें ये सब इंटरसेप्शन से इसका ताल्लुक है। तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए ताकि आप भी आइडेंटिफाई कर सकें और अपने बच्चे को प्रोफेशनल्स के पास लेकर जाएं और आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें घर में। तो वो फिर आपके लिए भी आसान हो जाएगा कि आप जब ओटी के पास जाएंगे और उनको स्पेशली बताएंगे कि मेरा बच्चा हर चीज़ को स्मेल करता है, तो वो उस चीज़ को ही असेस करेंगे और उस चीज़ पे फ़ौरन काम शुरू हो जाएगा। तो ये नॉलेज प्रोफेशनल्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ से अनअवेयर हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो एज अ स्पीच थेरेपिस्ट मैं समझती हूँ कि मैं थोड़ा सा इनपुट डाल रही हूँ आप लोगों को, बहुत तफसील नहीं बता रही हूँ, ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए आप लोगों का और को समझ में भी आए। और अगर आपके इर्द गिर्द आप देखते हैं कि कोई भी फैमिली ऐसी है जहाँ पे बच्चों के साथ मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये वीडियो उनसे शेयर करें ताकि नॉलेज स्प्रेड हो और आप भी इसका पार्ट बने। थैंक यू सो मच। अगली एपिसोड में फिर मुलाकात करते हैं विद द सेम टॉपिक और इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।